एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आइए आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 8। कौन सा प्रैक्टिस देखेंगे? तो 8 नंबर की। आपको बता दें कि 125 नंबर की हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उसकी मैंने 125 जो है कि प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करके बना दिया है प्लेलिस्ट। आप एक से शुरू करें, धीरे धीरे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है ना। तो आइए देखने का कार्य करते हैं। आज का पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है ना। पहला प्रश्न है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टार्स विधा के लेखक हैं। सबसे पहली बात तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत किस विधा की रचना है। तो ये है रिपोर्टार्स विधा की। अब ए नंबर शिव सागर मिश्र, बी प्रकाश चंद्र गुप्त, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी रांगे राघव। तो आप देख पा रहे होंगे यह किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा प्रश्न है और आज का हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो, तो याद रखिएगा। स्वर्गोद्यान बिना सांप की विधा, स्वर्गोद्यान बिना सांप की विधा है, किस विधा की रचना है? तो आप बताइए। रिपोर्टार्ज, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा। तो यह सबसे पहले आप याद रखेंगे, तो यह रिपोर्टार्ज विधा की रचना है। ए नंबर सही होगा। और ये किसकी रचना है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो यह यशपाल की रचना है। ठीक है, यशपाल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आज का तीसरा प्रश्न, समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? समय साम्यवादी में वर्णन है। समय साम्यवादी हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए नया हो, आप याद रखिएगा। तो किसकी जीवनी है बताया जा रहा है? भारत भूषण अग्रवाल, अमृत नागर, महात्मा गांधी, राहुल संकीर्तन। महात्मा गांधी की कई लोग जीवनी लिखे हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये जीवनी है समय साम्यवादी, ये है राहुल संकीर्तन की। डी नंबर सही होगा। मैं सारी प्रश्न आंसर का जो है कि ऑप्शन का व्याख्या करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप ऊपने लगेंगे, है ना। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा। राहुल संकीर्तन की जीवनी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राहुल संकीर्तन की यह जीवनी लिखा किसने है? ये प्रश्न आपके लिए मज़ेदार है। तो इसको सबको पता है कि समय साम्यवादी किसकी जीवनी है? तो राहुल संकीर्तन की। इसके लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। याद रखिएगा। आप कब लिखे थे? तो 1997 ईस्वी में, है ना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इजी प्रश्न है और टीजीटी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से दलित लेखक माता प्रसाद की आत्मकथा है। झोपड़ी का राजदरबार, झोपड़ी से महल, झोपड़ी से भवन, झोपड़ी से राजभवन, है ना। डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और यह आत्मकथा जो है कि आप याद रखेंगे। हो गया 4 नंबर का प्रश्न हो गया। अब आगे चलेंगे। साम्यवाद ये हो गया 3 4। 5वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। भैरवी तंत्र की विधा है। अच्छा प्रश्न है ना, ध्यान दीजिए। रिपोर्टार्ज, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवनी। ये किस विधा की रचना है पूछी जा रही? तो यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और आत्मकथा ये जो है कि लिखा किसने है? तो राजकमल चौधरी ने लिखा है। कौन लिखा है? राजकमल चौधरी। ठीक है, आगे चलिए देखिए। और आगे आएंगे आप देखेंगे तो अमृत लाल। अमृत लाल की जो जीवनी आत्मकथा है उसका नाम है टुकड़े टुकड़े दास्तान। क्या नाम है? टुकड़े टुकड़े दास्तान। ठीक है, आप चलेंगे आगे। आप देखिए, आप सब जानते हैं राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव की क्या है? तो इनका है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। क्या करता हूँ? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ।
या नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे टुकड़े टुकड़े दास्तान तो आपने देख लिया किसका है। अब ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कमलेश्वर का क्या है। एक मिनट, आपने देखा अमृतलाल लागर का, इनका कमलेश्वर का। हाँ, अब आएंगे आपके कमलेश्वर जी। इनकी आत्मकथा 2 खंडों में प्रकाशित हुई है और तीसरा खंड है। अब कमलेश्वर का तीसरे खंड भी जो है आ गई है। तो कुल इनकी अगर आपसे पूछा जाएगा आत्मकथा कितने भागों में है, तो टोटल 3 भागों में है। और इनके आप याद रखेंगे तो कमलेश्वर का कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है। तो कमलेश्वर का जो पूरा नाम है वो है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। क्या है? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। प्रसाद सक्सेना, है ना। आगे चलिए। लगता नहीं दिल मेरा की लेखिका है कुसुम अंचल, कृष्णा अग्निहोत्री, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी। 7 नंबर का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, आप इनका उत्तर दीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए 7 नंबर तो यह किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है? 8 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे तो शिवदान सिंह चौहान। बी नंबर सही होगा। आइए, टोटल 125 प्रश्न है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है विरुद्धों का सामंजस्य किस विधा की है? विरुद्धों का सामंजस्य की विधा क्या है? निबंध है, आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है। तो यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। अब चलेंगे 10 नंबर के प्रश्न में। अच्छा प्रश्न है, मानव मूल्य का साहित्य के लेखक है। मानव मूल्य का साहित्य के लेखक है तो यह कौन है? इनके लेखक धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, विष्णुकांत शास्त्री। तो मानव मूल्य और साहित्य के लेखक है धर्मवीर भारती। ए नंबर सही होगा। आप सभी को पता है कि मानव मूल्य, अब आपसे पूछा जाएगा धर्मवीर भारती का कहाँ से प्रकाशन हुआ था, तो वाणी प्रकाशन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? वाणी प्रकाशन से। ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रखें, मानव मूल्य क्या होते हैं? तो मानव मूल्य क्या होते हैं? जैसे शांति, प्रेम, सद्भाव, ये सारे मूल्य होते हैं। नीड, जिसे बेसिक नीड कहते हैं, वो चीज़। अब आपसे पूछा जाएगा कि मानव मूल्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो शांति आएगा, प्रेम आएगा, अहिंसा आएगा। मानव मूल्य में क्या क्या आएगा? नोट कर लीजिए, हो सकता है आगे प्रश्न पूछ लिया जाए। शांति, प्रेम और अहिंसा। ठीक है, और हिंसा, ये मानव मूल्य हैं। अब आपसे पूछा जाएगा भौतिक मूल्य कौन कौन से हैं, तो भौतिक मूल्य में आ जाता है भोजन, मकान, बेसिक नीड एवं कपड़ा, रोटी, कपड़ा एवं मकान। ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है ना। आप देखिए, अभी आपने देखा मानव मूल्य, शांति, प्रेम, अहिंसा, भौतिक मूल्य आपने देख लिया। अब देखेंगे सौंदर्यात्मक मूल्य। इसमें क्या आएगा? जैसे प्रकृति आएगी, आपके अगल बगल पेड़ पौधे हों, कला आएगा, है ना। अब आएगा मानवीय जीवन सौंदर्य, मानव को सुंदर बनाने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज़ इसमें आएंगी। अब कुछ आता है मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य को भी आप नोट करिए, बदलते पैटर्न पे कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए नहीं पता। इसके अंदर आता है प्रेम, दया, है ना। आगे चलिए, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 11, सीरीज की याद आई निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय। 11 नंबर का प्रश्न है तो यह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 11 नंबर के प्रश्न है, इन किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। देखिए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं जहाँ भी रहे एग्जाम में आप उन्हें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ललना, प्रमदा, ललित, तरुण। तो ये तरुणी भी है, प्रमदा भी है, ललना भी, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। ललित नहीं है। सी नंबर सही होगा।
आइए आगे चलते हैं। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय, सभी को पता है प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत होता है और एक तद्धित होता है ना, तद्धित। तो ये दो प्रत्यय होते हैं। तो आपसे पूछा जहाँ पे चलना बोलना, जहाँ पे काम करने की क्रियाएं होती हैं, उठना बैठना, ये सारी होंगी, वो कौन सा प्रत्यय होगा, कृदंत होगा। तो यहाँ से पांडव पूछा जा रहा है, तो ये तद्धित प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। अच्छा प्रश्न है, कई बार आपको परीक्षा में कंफ्यूज करता है। ध्यान दीजिए, फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार क्या कहलाता है, शस्त्र, शास्त्र, अस्त्र, आयुधेय। 14 नंबर का प्रश्न है। आप सभी को पता है कुछ ऐसे अस्त्र होते हैं जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, कुछ ऐसे शस्त्र होते हैं जिसे हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं। तो आप मेरे बोलने की टैली से ही समझ गए होंगे फेंक कर चलाने वाले, आक्रमण करने वाले हथियार को क्या कहते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है ना। इसे क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। और जो हाथ में पकड़ कर चला, जैसे धनुष तीर, धनुष से तीर चलाया जाता है, ये क्या होगा, ये शस्त्र होगा। क्या होगा, शस्त्र होगा। दोनों को नोट कर लीजिएगा एक ही जगह, ताकि रिवाइज कर लें एग्जाम समय में। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, सबको पता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, समूहवाचक। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक, जहाँ पे जैसे नदी की बात की जाएगी तो नदी क्या होगी, बताइए। तो ये व्यक्तिवाचक होगी, समूहवाचक। नदी बोलने से समूह का बोध होगा ना, सब नदियाँ होंगी। अगर आप स्पेशल गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती कह देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे आग, पहाड़, मतलब सब पहाड़, गाय तो सभी गायें। यहाँ पे यमुना क्या है, यमुना व्यक्तिवाचक है। कैसा है, यमुना व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आगे चलिए। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है, सोरठा, सवैया, कुंडली या छप्पै। तो आप सभी को पता होता, दो ही ऐसे छंद हैं जो मिल के बनते हैं। उसकी ट्रिक है कुछ, ठीक है। कुछ से हो जाएगा कुंडलिया, छ से हो जाएगा छप्पै, याद रखिएगा। कुंडलिया भी दो के संयोग से बनती है और छप्पै भी दो के संयोग से बनता है, जिसमें ऑप्शन में आपके छप्पै भी दिया है, कुंडलिया भी दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है। ठीक है, दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है, तो ये बनता है कुंडलिया। क्या बनता है, कुंडलिया। सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंदिता। तो इसमें से शुद्ध क्या है, तो ये बी नंबर शुद्ध है। प्रतिद्वंद्विता है, द्वैता देख रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप नोट कर लीजिएगा। चौमासा में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। 18 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें द्विगु समास है। ए नंबर सही होगा। इजी प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न आ गया। संधि शब्द क्या है, देशज, तद्भव, तत्सम, विदेशज। ठीक है, देशज ऐसा शब्द जिसका कोई स्रोत न मिले, वो देशज हो जाएगा। तद्भव जो हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव हो जाएंगे। तत्सम जो संस्कृत के हैं, विदेशज जो बाहर से आए हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है संधि शब्द है, तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। आप सभी से पूछा जाता है संधि शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है। तो अगर संस्कृत भाषा का है तो तत्सम होगा, है ना। आगे चलते हैं। अब चलेंगे 20 नंबर के प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न आ गया हमारे बीच, 20 नंबर का प्रश्न आ गया। अभी हम 19 नंबर के प्रश्न को कर लिए थे। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है नदी शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो ये षष्ठी विभक्ति के द्विवचन का रूप पूछा जा रहा है। आप समझ पाए होंगे यदि आपने संस्कृत में रूप अच्छे से पढ़ा रहा। नदी, नदीम, नद्या, नद्याः। तो ये जो आप इसके बगल में आएगा तो वो पूछा जा रहा है, जो नीचे दूसरी लाइन में नीचे आता है वो आएगा नद्योः। क्या आएगा, नद्योः। क्या आएगा, नद्योः। ठीक है, आप नदी का रूप पढ़िएगा, राम का रूप पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए,
नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अनयाव, अनयह, अनयत, अनयम। 21 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा? अनयह, क्योंकि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखिए। विद्युधन ज्वाला शब्द का संधि विच्छेद है। विद्युधन ज्वाला, विद्युत धन ज्वाला, विधि धन ज्वाला, विद्युत धन ज्वाला। 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो विद्युत धन ज्वाला डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। रामस्येते में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। 23 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि होगी, डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आप देख पा रहे होंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें कौन सी नहीं है? तो कन्नौजी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अगर पूर्वी आपने पढ़ लिया तो पश्चिमी आप ऐसे भी निकाल लेंगे, डी नंबर सही होगा। अब चलिए आगे वाला प्रश्न है। कौरवी बोली बोली जाती है झांसी, इटावा, मेरठ, उन्नाव। ठीक है, तो ये आपका 26 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है आप देखेंगे। 25 नंबर का प्रश्न है। तो मेरठ, क्या होगा? मेरठ। आगे चलिए ध्यान दीजिए। हिंदी को भारत का राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो 350, 347, 345, 343 ए। तो कहाँ घोषित किया गया है? 343 ए में। आगे देखिए। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, मराठी, अपभ्रंश, पाली। तो ये किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। आगे चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो आप याद रखेंगे कहाँ की नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पंजाब की राजभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वता, विद्वत, विदुषी, विद्वानी। तो क्या होगा? विदुषी, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखेंगे। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो यह क्रिया विशेषण है, यहाँ पे धीरे धीरे क्रिया हो रही है। नेक्स्ट, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, दोनों हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। ऋतु संहारम, काव्यादर्श, ये दंडी की रचना है, डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहारी के गुरु का नाम, यहाँ पे जयसिंह को पहले रख दिया है। रामानंद, जयसिंह, स्वामी वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो इनके गुरु का नाम है स्वामी वल्लभाचार्य। कहीं कहीं एक गुरु इनके और देते हैं, लेकिन आप इन्हें भी देखिएगा। जब आप देखेंगे इनके बारे में सर्च करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो स्वामी वल्लभाचार्य भी इनके गुरु जी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, तुलसी के किस ग्रंथ के आधार पर इनकी गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जाती है? विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस। 33 नंबर का प्रश्न है। तो रामचरितमानस, डी नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय किया है? तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु और कवितावली। कहा जाता है कि कवितावली का है ये कुछ पार्ट हनुमान बाहु भी है। रामचरितमानस आप जानते ही हैं। विनय पत्रिका में इन्होंने भगवान राम से अपने उद्धार की बात की। हनुमान बाहु में भुजाओं में इनके पीड़ा था, तो इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस वार्ता ग्रंथ में रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया? 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, इनमें से कोई नहीं। तो 200 वैष्णव की वार्ता, बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, और आपसे पूछा जा रहा है पंक्ति किसकी है? 36 नंबर का प्रश्न है।
उदित उदयगिरि मंच पर रहुअल बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। पूछा रहा है पंक्ति किसकी है, तो पंक्ति के टोन से आप समझ पाए होंगे जायसी, तुलसीदास और सूरदास और रिस्खान। तो यह तुलसीदास की रचना है, बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, बानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया है। ये याद रखिएगा कि यह कैसी पत्रिका थी, तो यह मासिक पत्रिका थी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। तो रामनरेश त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, सरदार पूर्ण सिंह, सभी गलत है। तो यह रामनरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। तो यह कैसी पत्रिका है, तो याद रखिएगा मासिक पत्रिका है। और ये कहाँ से निकलती थी, ये प्रश्न आपके लिए अच्छा होगा। तो आप इन्हें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि यह पत्रिका कहाँ से निकल। एक शिकायत है आप सभी से, आप सभी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है। अभी हमने कहाँ देखा 37 नंबर का, अब देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न है। अगर चोर मर जाता प्रमुख काव्य रचना किस कवि की? हो सकता है आपके लिए नई रचना हो। अगर चोर मर जाता, रांगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। 38 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। तो किसका है, तो यह त्रिलोचन का है, बी नंबर सही होगा। किसका है, तो त्रिलोचन का। ठीक है, अब 38 नंबर के प्रश्न हमारा हो गया है। कितना नंबर का? 38। ये PDF रिपीट हो गई है, तो हम आगे चलेंगे। अब 39 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर, बालासी आहुति सी गिर चढ़ी, चिंता पर चमक उठी ज्वालासी। तो देख रहे हैं सी और एक योजक चिन्ह भी आया है। अगर इतना भी आप जानते हैं अलंकार में, तो ये प्रश्न आपके लिए हलवा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, तो हलवा प्रश्न है। देखिए, रूपक में मान लिया जाता है। श्लेष में क्या होता है, अर्थ चिपका रहता है, एक से ज़्यादा भी अर्थ निकलते हैं। उपमा में उपमा दी जाती है, उपमा अलंकार में उपमा दी जाती थी। यहाँ पे क्या किया गया है, वही तो किया गया है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर, बालासी आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। तो कैसा अलंकार है, पढ़ने से पंक्ति आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, आप देखिए, उपमा अलंकार है इसमें। आप देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमान है। क्या उपमान है, किससे उपमा दी जा रही है? ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे उपमान क्या है। 40 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। मन, पीपर, डोला, सरिस। जिस तरीके से थोड़ा सा हवा चलने पे पीपल के वृक्ष के यदि अगल बगल आप रहे होंगे, तो देखते हैं उनका पत्ता पीपल का चट चट की आवाज़ करता है, जैसे लगता है हरदम हवा चल रही है। जबकि आप देखेंगे ना, गर्मी उमस की होगी, हवाएं नहीं चल रही होंगी, तो भी पीपल का पात चलता रहता है, उड़ता रहता है। तो पीपल का पत्ते से किसका तुलना किया गया है, तो मन को बताया गया है। किसको बताया गया है? मन को। तो बी नंबर सही होगा, उपमा दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो 11 और 13 पे यति होता है, वो क्या है? दोहा, रोला, बरवे, हरगीतिका। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। तो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप जो है मात्राओं को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 गीत हरि गीत, हरे गीत, ध्यान दीजिए। इसी ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। ठीक है, रोला में, र से रोला मान लीजिए, रोला में कितनी होंगी? और हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होंगी? ये आप 4 गीत हरि गीत, तो चौपाई में 16 और रोला में कितनी होंगी? बताइएगा फटाफट आप लोग अच्छे से बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। रोला में कितनी होंगी? तो बताइए भाई, 24। ठीक है, 24 की रोला की 24 कला, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और गीतिका में 28 मात्राएं होती है, और हरि गीति होता है, एक हरि गीति होता है। तो हरि गीति में कितनी होंगी? तो यहाँ पे 26 मात्राएं होंगी। तो सबसे पहले 16,
24, 26, 28 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। 42 नंबर का प्रश्न है, चिड़िया का तत्सम है पंछी, पक्षी, चटिका और चट्टिका। तो चिड़िया को चटिका कहते हैं संस्कृत में। कहाँ पे कहते हैं? संस्कृत में। 42 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा, सी नंबर सही होगा। अब हम चलेंगे 43 नंबर का प्रश्न। मज़ेदार प्रश्न है। इनमें से जूता का पर्यायवाची शब्द है करवाल, चरणदास, वीची, खल। ठीक है, खल मतलब दुष्ट होता है, तो इसे भी आप समझ पाएंगे कि डी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्रश्न आपको किस लिए दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा। आइए, कौन सा है? जूता का। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जूता का ही दूसरा नाम क्या है? चरणदास। क्या है? चरणदास। तो चरणदास के नाम से यह प्रसिद्ध नहीं है। क्या नहीं है? इसका प्रयोग जूता को कभी चरणदास और जूता दोनों एक ही शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? एक ही शब्द है, लेकिन प्रयोग में ये चरणदास प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आप याद रखेंगे जूता का पर्यायवाची शब्द है बी नंबर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का। मात्राज्ञा में संधि विच्छेद है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 44 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना। अच्छा प्रश्न। चलिए, तो यड़ संधि होगी। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब नीचे एक प्रश्न वैसा संधि से दोबारा आ गया है। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है जगधन्नाथ, जगतधन्नाथ, जगतधन्नाथ और यहाँ पे व्यंजन संधि है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कौन सी संधि है, तो यह व्यंजन संधि है। और त का न हो रहा है, पांचवें का तीसरा। कौन सा हो रहा है? पांचवें का तीसरा। न की पांचवा है, तो यहाँ पे त आएगा। जगत धन नाथ, डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? जगत धन नाथ। त का आधा न हो जा रहा है क्योंकि त आधा है और न पूरा है, तो जगन्नाथ। 45 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे। चितकोबरा उपन्यास है संजीव का, कृष्णा सोप्ती का, मृदुला गर्ग का, उषा प्रियमवदा का। किसका है? उषा प्रियमवदा का। तो ये किसका है? तो यह मृदुला गर्ग का है। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, राग दरबारी, अलग अलग बैतेरड़ी, दादा कामरेड। 47 नंबर के प्रश्न को आप फटाफट उत्तर दीजिए आप सभी। तो यह किसका है? राग दरबारी का है। किसका है? राग दरबारी का। यह उपन्यास लगा हुआ है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, समय सरगम पर कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी, व्यास, सोवियतलैंड, ज्ञानपीठ। तो क्या मिला है? ज्ञानपीठ। 48 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट, सॉरी, ध्यान दीजिए, फिर से देखेंगे इस प्रश्न को। 48 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो ज्ञानपीठ नहीं मिला है, व्यास सम्मान मिला है। बी नंबर सही होगा, है ना। मैं जल्दबाजी में गलती कर दी। मैं पूरे तरीके से सोच के बैठी थी कि ये गलत टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक कमेंट आया था एक बच्चे का, तो सॉरी इसके लिए, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया है ना, ध्यान दीजिए। 48 नंबर के प्रश्न में 49 नंबर का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 49 नंबर का। सूर्य कुमार किसका नाम है? तो जयशंकर प्रसाद, पंत, घनानंद, निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का नाम सूर्यकांत है। 49 नंबर का प्रश्न है। अब चलिएगा 50 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए, बहुत बार ये परीक्षा में रिपीट होता है। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? लखनपुर, बेलारी, गाजीपुर, शिवपालगंज। तो बी नंबर। बेलारी कहाँ आता है? गोदान में आता है। सिमरी और बेलारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। 51 नंबर का, कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? यहाँ पे मत पूछ लिया गया आपसे। मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। तो ये निर्मल वर्मा को मानते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे।
तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है, ये पूछा जा रहा है। प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, इनमें से क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि इस प्रश्न में आप जानते हैं कि यह प्रश्न किस पे लिखा गया है। तो यह लिखा गया है मजदूर वर्ग पे। किस पे? शोषित समाज पे लिखा गया है ना। तो इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का उभरने वाली मार्मिक कविता है यह। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये वही निराला जी हैं जिन्हों के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगाया गया था, लेकिन नारी को कितनी दृष्टि से इन्होंने देखने का कार्य किया है, इसलिए आज इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, है ना। आगे चलिए, इनमें से किस रचना पर सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यामा, उर्वशी, चिदम्बरम। आप सभी को पता है कि ये तीनों रचनाओं पे कुछ ना कुछ पुरस्कार मिला हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस पे प्राप्त हुआ है? 53 नंबर का प्रश्न है, तो याद रखिएगा। चिदम्बरा पे। किस पे? चिदम्बरा पे। यह किसकी रचना है? तो पंत जी की रचना है ना। और इस पे क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ मिला है। अब कब मिला है? तो 1968 ईस्वी में। कहाँ कब मिला था? 1968 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे ये यामा है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी की है, महादेवी वर्मा की है ना। और यामा पे क्या मिला है? तो यामा पे भी क्या मिला है? आप कमेंट करके हमें बताइएगा। यामा पे भी पुरस्कार मिला है। और ये तो बता देते हैं कब मिला है, लेकिन कौन सा पुरस्कार मिला गया आप बताएंगे। 27 अप्रैल 1982 को इस पे पुरस्कार मिला है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आप देखिए, आप उर्वशी को, उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर की है। किसकी है? दिनकर जी की, है ना। और कब इस पे पुरस्कार मिला है? तो 1972 ईस्वी में मिला है। ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न, 54 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन। तो आप सभी को पता है कामायनी पे दर्शन का जो प्रभाव पड़ा है, एक तो आनंदवाद पड़ा है ना। अंतिम इनका जो है कि देखेंगे तो आनंदवाद की तरफ लेखक चले जाते हैं। तो कामायनी का दर्शन आपसे पूछा जाए तो इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। ठीक है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। और यह दर्शन जो किसके सहयोग से बना है? तो बौद्ध दर्शन के सहयोग से बना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? सबसे पहले कहाँ हुई? पेरिस में, लखनऊ में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो 1936 में कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। इसका अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, प्रेमचंद थे। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। सी नंबर सही। और जब ये अपने देश में हुई तो पहले वहाँ हुई, वो चीज़ें प्रभावित हुई, इसके बाद कहाँ आई? अपने देश में आई। और फिर कहाँ पे किया गया? 1936 में, लखनऊ में। कहाँ पे किया गया? 1936 ईस्वी में, लखनऊ में, है ना। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था। आइए नेक्स्ट, ये प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक पूछा जाएगा, तो 1943 में हुआ। इसके बाद पूछा जाता है दूसरा सप्तक, तो 1951 में हुआ। तीसरा सप्तक किस हुआ? तीसरा सप्तक 1959 में हुआ। ये है चौथा सप्तक। कौन सा सप्तक? तो चौथा सप्तक। तो यह नोट कर लीजिएगा आप, है ना। पहले सप्तक को सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक 1943 कहते हैं ना। तो याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है तीसरा सप्तक, तो डी नंबर सही होगा। 56 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे था, इसका उत्तर है डी। अब चलेंगे 57 नंबर के। साये में धूप काव्य संग्रह के रचनाकार हैं धूमिल, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 57 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान रखिएगा।
इसका आंसर क्या होगा? 57 नंबर का प्रश्न है। तो साए में धूप दुष्यंत कुमार के रचना है। आइए आगे चलते हैं। जैसे सर्वशल दयाल सक्सेना का बकरी है, कौन सा है? बकरी। तो ये भी नाटक है इनका, बहुत प्रसिद्ध है ना। और धूमिल का तो आप सभी जानते हैं। अब चलिए 58 नंबर के प्रश्न को ध्यान देना है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, विवाह से जुड़ी समस्याओं का प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया? इतनी सारी समस्या को कहाँ उठाए हैं, ध्यान दीजिएगा। सेवा सदन में। 58 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है ना। अब चलिए आगे चलते हैं 59 नंबर के प्रश्न पे। कहाँ चलेंगे? 59 नंबर के प्रश्न पे। कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? ठीक है, भारवी, भास, दंडी, भवभूति। तो भास जी हैं। कौन है? भास। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पद लालित्य के लिए कौन जाना जाता है? सबको पता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम। ठीक है, माघे संते त्रयोगुणा, दंडी पद लालित्य। 60 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। तो कौन है भाई? दंडी है ना। चलिए, ये श्लोक ही पूरा आप याद कर लीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? शूद्रक, अश्वघोष, विशाखदत्त, जयदेव, है ना। तो हिंदी के कवि विद्यापति को जयदेव की उपाधि मिली है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? 61 नंबर का प्रश्न है। तो कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया गया? भारतेंदु को, इंसाअल्लाह खां को, सदराम फुलेरू को, सदा सुखलाल नियाज को। 62 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे है। किसको मिला है? तो डी नंबर सही होगा, सदा सुख लाल नियाज को। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु। 63 नंबर का प्रश्न है। तो किसको दिया गया है? तो डी नंबर सही होगा, भारतेंदु को। नेक्स्ट अगला प्रश्न 64 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से किसे माना? इंदुमती, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। याद रखेंगे, जब आप उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं उपन्यास विभाग का, तो आप देखेंगे अलग अलग राइटरों ने अलग अलग उपन्यास को पहला उपन्यास हिंदी का माना। इसमें से शुक्ल जी का पूछा जा रहा है। तो ये परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन हुआ है 1882 ईस्वी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। निम्न में से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा है? पूछा जा रहा है। सरदारपुर सिंह, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, प्रेमघन। 65 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए। तो प्रेमघन डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये मिलान करने वाला प्रश्न है ना। 66 नंबर का प्रश्न है। 66 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें जो आएगा उसी को तुरंत मिला देंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? प्रेम फुलवारी। कौन सा है? प्रेम फुलवारी। 66 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, क्या एक का दूसरे से मिलान हुआ है? ध्यान दीजिए, एक का दूसरे से मिलान हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं एक का दूसरे से एक ही है। तो ए नंबर सही हो गया। कौन सा सही हो गया? तो ए नंबर सही होगा। 66 नंबर के प्रश्न में आप देख पाए होंगे ए सही हो गया। तो ऐसे ही आप मिला लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य भाषा में लिखा है। अपना समस्त काव्य भाषा में लिखा है, जिसमें अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। ये हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में रचना किए थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई? भारत भारती, कामायनी, साकेत, द्वापर। तो चारों रचनाओं का सबसे पहले आपको डेट पता हो गया होगा। यदि नहीं होगा तो आप ज़रूर खोज के लिखिएगा। साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी है। डी नंबर सही होगा। ठीक है, भारत भारती 1912, कामायनी 1936। नेक्स्ट आगे देखिए, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता है?
ये प्रश्न मज़ेदार है, आप इनका उत्तर दीजिएगा। 69 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। गया प्रसाद सुख स्नेही माखनलाल चतुर्वेदी, रायपुर राया देवी प्रसादपुर और रामचरित उपाध्याय। तो ये किसका है? स्नेही का है। ठीक है, किसका है? स्नेही का है ना। अब चलिए, अब ये पूछा जा सकता है कि ये स्नेही की जो रचना है पत्रिका है सुकवि। ठीक है, और सुकवि किसी राइटर को भी उपाधि मिली है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ से, एक ऐसी पत्रिका है, तो सबसे पहले यह मासिक पत्रिका है, महीने में एक बार निकलती थी। और कहाँ से निकलती थी? तो गोरखपुर से निकलती थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। छायावाद की समय सीमा मानी गई है 1900 से 1920, 1918 से 36, 1918 से 1936 ईस्वी तक। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1900 से 1920 ईस्वी तक माना गया है, 1918 से 1936 तक। यहाँ पे आप देखेंगे सीधा छायावाद का जो प्रकाशन होता है, आप इनको इस प्रश्न को देखिए, 1918 से 1936 ईस्वी है ना। लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें मानी गई हैं, तो आप यहाँ पे किस ऑप्शन को मानेंगे? तो याद रखिएगा 1918 से 1936। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना बुद्धचरित। पहली बात तो आप हो सकता है पहली बार देख रहे हैं, बुद्धचरित किसकी रचना है, किस विधा की आप पूछा जा रहा है? आलोचना, काव्य, निबंध, सभी गलत। 71 नंबर का प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना बुद्धचरित की विधा है, तो कैसी विधा है? तो बी नंबर सही होगा। यह काव्य विधा है। कैसी विधा है? तो काव्य विधा है। अब चलिए, अब हम चलेंगे 72 नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं की विधा है? आलोचना, निबंध, काव्य और आत्मकथा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि 72 नंबर का प्रश्न है। तो निबंध है। क्या है? निबंध। बी नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। समझ में आ गया? इस पंक्ति का संबंध है ईर्ष्या से, आंसू से। ईर्ष्या न गई तो मेरे मन से, है ना। लोभ और प्रीति से। तो कहाँ से है बताइएगा? 73 नंबर के प्रश्न का क्या उत्तर होगा भाई? ईर्ष्या न गई तो मेरे मन से। अब याद रखेंगे। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार हैं सरहपा, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्यो इंदु, लक्ष्मीधर। 74 नंबर का प्रश्न है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मीधर नहीं होगा, विद्याधर होता तो सही होता, है ना। विद्याधर सारंगधर की रचना है। किसकी रचना है? विद्याधर सारंगधर की रचना है। यह आदिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के अपभ्रंश के कवि हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 75 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिए। तो यह हिंदी साहित्य के विकास के नाम से निकला था। आप देखिए, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध हैं, तो विद्यापति। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अपभ्रंश के भवभूति कहे जाते हैं, तो पुष्पदंत। 77 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इजी प्रश्न है वहाँ समय नहीं गवाइएगा, ध्यान दीजिए आप। 1 मिनट देखिए। पंत की किस काव्यकृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पिछले प्रश्नोत्तरी में यह प्रश्न आपसे मिला था। तो वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव। तो पल्लव कहा जाता है छायावाद का मैनिफेस्टो। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेमी की कविता के लिए उपनाम से लिखा करते थे। शंकर, त्रिशूल, स्नेही, कोई नहीं। 79 नंबर का प्रश्न है, तो त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। आइए अगला प्रश्न। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल मतलब जहर होता है, ठीक है, याद रखिए, ध्यान दीजिए।
यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। 80 नंबर का प्रश्न है, तो ये कुरुक्षेत्र की है। कहाँ की है? कुरुक्षेत्र की है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का, इनमें से कौन सी विशेषता कविता की नहीं है? कविता की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर के प्रश्न पे हम लोग थे, तो क्षमा शोभित, हाँ ये प्रश्न आपका हो गया था ना। अब देखिए नेक्स्ट 81 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवाद, अतिशय वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। डी नंबर नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाएगा तो नई कविता की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं, नोट कर लीजिए। लघुमानों की प्रधानता है, क्षणवाद की प्रधानता है, प्रयोगों में नवीनता है, मानवतावाद है, कुंठा, संतरास, मृत्युबोध, संवेदनशीलता, बिंब, और ये सारे इनके हैं, आदि आदि आदि। ठीक है, अब आगे चलिए। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। ठीक है, तो कौन है आप बताइए फटाफट। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, दयानंद सरस्वती। किसका है? दयानंद सरस्वती। 82 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। अब चलिए 83 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, नोट कर लीजिएगा। कालिदास, 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 कालिदास। आप कंफ्यूज हो गए कौन सा कालिदास है। ऐसे लिखने में ज़्यादातर गलतियाँ ये आप लोग कर देते हैं, लेकिन शुद्ध होगा कालिदास, कालिदास, है ना। तो सी नंबर सही होगा। निंदा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आलोचक, निंदक, छिंद्रान्वेषी, निंदनीय। 84 नंबर का प्रश्न है ना, आपको परेशान करने वाला प्रश्न। तो निंदक होता है, क्या होता है? निंदक। बी नंबर सही होगा। आगे चलिए देखिए, ऐसा ही कुछ एक प्रश्न और है। पैर से मस्तक तक के लिए वाक्यांश का एक शब्द है। अपाद मस्तक, आपाद मस्तक, अजानुबाह, अजानुबाहु। तो क्या होगा? बी नंबर सही होगा। 85 नंबर का प्रश्न है आपाद मस्तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब फिर पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। कालिदास, 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 रचयिता। तो सी नंबर सही होगा। रचयिता शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। जबकि कालिदास को आपने ऊपर देखा कैसे लिखा है। चोर के मुंह में, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी होती है, अपराधी की दाढ़ी में तिनका होता है, अपराधी सशंकित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अपराधी हरदम सशंकित रहता है। नेक्स्ट 88 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है? तो याद रखिएंगे, आंसू ये हरदम बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण, अनेक, अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता, अनेक अनेक ही होता है। तो इस बचा कौन सा? पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए बहुवचन नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर सही होगा। आओ आगे चलते हैं। किस शब्द में एक लिंग परिवर्तन हिंदी में संभव नहीं है? चाचा का चाची, बहन का भाई, भैंसा का भैंस, कोयल का नहीं है। सी नंबर सही होगा। परिवर्तन हिंदी में नहीं हो पाता। नेक्स्ट, मोहन हंसता है, क्या हंसता है? उत्तर नहीं मिला, तो अकर्मक है। कैसा है? अकर्मक। नेक्स्ट, अब देखिए, नाक शब्द है यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ सभी गलत है। तो नाक रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशान करे, तो याद रखिएगा। तेंदुआ शब्द है फारसी, देशज, तुर्की, पुर्तगाली। 92 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन। तो तेंदुआ हो सकता है आप सोचिए बाहर से आएगा, लेकिन यह देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है ना। जैसे आप 2-4 शब्द नो, जैसे ठेस हुआ, ये देशज शब्द है। धुआं हुआ, है ना, देशज शब्द है। खिड़की हुआ, ये भी देशज शब्द है, नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अब चलेंगे हम 94 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। रसीदी टिकट किसके आत्मकथ है? मोहन राकेश, कृष्णा सोपती, अमृतम प्रीतम, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी। तो रसीदी टिकट किसका है? प्रीतम का, है ना। 94 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन सही होगा। आइए आगे चलते हैं।
आत्मनेपद किसकी रचना है? दिनकर की, पंत की, हरिऔध की, अज्ञे की। 95 नंबर का प्रश्न, इजी प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये भी प्रश्न बड़ा घुमावदार है। नायक, खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा, जगदीश गुप्त, श्री लीलाधर जगूड़ी और कुंवर पाल सिंह। तो ये किसका है? तो यह है सुरेंद्र वर्मा का। तो ये प्रश्न आपसे इसलिए मैंने कहा मज़ेदार है, ध्यान दीजिएगा। नायक, खलनायक, विदूषक, यह जो है कि कब इनका प्रकाशन हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। ये इसलिए हमने कहा मस्त प्रश्न है। तो ऐसे एक कवि की और रचना है, नायक, खलनायक, विदूषक, कहानी किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? मन्नू भंडारी की। याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा एक ही जगह दोनों। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। पंक्ति किसकी? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पंत। 97 नंबर का प्रश्न है और मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। यह किसका है? तो यह प्रसाद का है। प्रसाद जी ने कहा है, कई बार यह पंक्ति पूछी जाती है। नेक्स्ट, पंत को छायावाद का जनक किसने माना? इलाचंद जोशी, नरेंद्र, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे, वाजपेयी। डी नंबर सही होगा। 98 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा डी। आगे चलिए। नेक्स्ट, एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब आप याद रखिए, एकलव्य। अब यहाँ पे एकलव्य पूछा जा रहा है, तो यह एक ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? नाटक है। किसका है? तो यह है रामकुमार वर्मा जी का। डी नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा एकलव्य खंड काव्य किसका है? तो वो होगा माता प्रसाद जी का, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 99 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, विशिष्टा पद रचना रीति किसका कथन है? तो रीति किसका है? वामन का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अच्छा प्रश्न है, पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु घन, प्रेम घन, भगवती चरण वर्मा। 101 नंबर में आप सभी को पता है कि प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न, अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सी नंबर सही होगा 102 नंबर में। अब चलेंगे आगे 103 नंबर के प्रश्न पे। किस पे चलेंगे? 103 नंबर के प्रश्न पे। हाँ, ये भी इजी प्रश्न है। आल्हाखंड के प्रसिद्ध रचना कौन है? आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम है आल्हाखंड। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, इस बेल्ट में यह गाया जाता है। इनमें से कौन सी रचना जैसी की है? पद्मावत, समय, मृगावती, मधुमालती, पद्मावती। ये पद्मावत इनका है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पयोमचर्य। आधुनिक काल का पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 105 नंबर के प्रश्न है। तो ये साकेत है। क्या है? साकेत है। अब चलिए आगे। 106 नंबर का प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश की विधा है रिपोतार्ज, काव्य, संस्मरण, निबंध। 106 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। अब देखिए इजी प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी थे। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, बावरा हेरी किसकी कृति है? निराला, श्री राम शर्मा, अज्ञेय, नागार्जुन। 108 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तो किसका है? यह अज्ञेय का है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरद चंद्र। तो आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अमृत राय। तो ये है सी नंबर। नेक्स्ट, अब देखिए अंजू दीदी के रचनाकार हैं तो उपेंद्र नाथ अस्क। सी नंबर सही होगा क्योंकि यह रचना यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इनमें से कुबेर नाथ राय की कृति कौन सी है? पर्ण मुकुट, विचार, वितर्क, विश्लेषण।
111 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे पर्ण मुकुट इनकी कृति है। नेक्स्ट, इनमें से ऊष्म व्यंजन ऊष्म ध्वनि कौन सी है? त, फ, र, स। तो डी नंबर, तीनों स और ह ऊष्म है ना। चलिए ध्यान दीजिए। प्रकंपित व्यंजन है तो सबको पता है कि ल प्रकंपित है और र लुंठित है। कैसा है? लुंठित है। यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो ही में, बाकी ये ऑप्शन दोनों गड़बड़ है ना। तो र क्या है? प्रकंपित है। ल क्या है? लुंठित है। 113 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सी सही होगा। अब देखिए 114 नंबर का प्रश्न है। मध्य स्वर है। आ ये पश्च हो जाता है, ई अरे अग्र हो जाता है। ठीक है, अब मध्य पूछा जा रहा है। जब आप बोलते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, ए नंबर सही होगा। आइए अब चलेंगे हम नेक्स्ट। वीर रस का स्थायी भाव है तो वीर का उत्साह, बी नंबर सही होगा। ठीक है, शोक का। निर्वेद का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइए। आरोपवाद किस व्याख्याता का व्याख्याता आचार्य है? आचार्य शंकुक, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। तो ये लोल्लट का है। किसका है? आरोपवाद लोल्लट का है 116 नंबर में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संचारी भाव की संख्या 33 है, सी नंबर सही है। आगे चलेंगे। रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, आचार्य क्षेमेंद्र और जयदेव। तो बताइए 118 नंबर के प्रश्न का क्या होगा? तो ये सबको पता है कि रस गंगा पंडित जगन्नाथ का है, क्षेमेंद्र का औचित्य है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद का आप जान ही रहे हैं। ए लड़की किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, कृष्णा उषा प्रेमवदा और कृष्णा सोबती, कृष्णा अग्निहोत्री। ए लड़की कितना सोती हो? ठीक है, ए लड़की कितना सोती हो, तो कितना से कृष्णा सोबती को से सोती हो। नेक्स्ट, हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक हैं तो गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी। आगे चलते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है। हम प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ा चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो जीवनी शब्द लगा है तो आप जीवनी नहीं मारिएगा याद रखिए। यह उपन्यास विधा की है, 2 भागों में यह उपन्यास बटा हुआ है। 121 नंबर का प्रश्न है। असिस्टेंट प्रोफेसर में यह उपन्यास लगा हुआ है। अगर पढ़ना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। एक के कमेंट पे हमने जो है कि उपन्यास एक अभी जल्दी पढ़ा रहे हैं बसंती, जो UPHSC के पाठ्यक्रम में लगा। पूरा उपन्यास पढ़िए, बहुत मज़ेदार है। यहाँ तक कि घर में बच्चे भी आराम से बैठ के उस उपन्यास को सुनते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो नदी के द्वीप, बी नंबर सही होगा। करबला किसका है? पता है। राग दरबार भी पता है, आपने अभी रिपीट हुआ है ये सारे प्रश्न। अब्दुल्ला दीवाना है नाटक किसका है? तो यहाँ तो आप काट कर दीजिए, इन दो लोग का नहीं है। यहाँ लाल और मिश्र में आप फंसेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है कि लक्ष्मी नारायण लाल का है? तो यह किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब्दुल्ला दीवाना है। गढ़ कुंठार किस वर्ग का उपन्यास है? आंचलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। तो कैसा है? ऐतिहासिक है। 124 नंबर के प्रश्न में सी सही होगा। अब आगे आज का अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिए। अज्ञेय है, जैनेन्द्र है, इलाचंद जोशी भी हैं। तो ये वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, आंसर होगा बी। तो आज के लिए ये 125 प्रश्न दोस्तों, और प्रश्न को हमने थोड़ा सा जटिलता के साथ किया है। और आप समझ लीजिए कि इस प्रश्नोत्तरी को कराने के लिए कम से कम कई घंटे रिसर्च करने पड़ते हैं ना। तो तब पर भी आप लोग किसी प्रश्न में डाउट लगा ही देते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर है, मनुष्य है, गलती हो भी सकती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से रिसर्च करके यह प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा करें।
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमें एक प्यारा सा कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।